आज हम अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमने जो ऊपर डिस्क्लोजर देखे वो डिस्क्लोजर्स एंड वो डिस्क्लोजर किन किन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, आज हम वो देखने वाले हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेसिकली सेट ऑफ रूल्स एंड पॉलिसीज जिसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर दिए जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए क्यों गए थे? ताकि अकाउंटिंग की प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज किया जा सके, सभी के सभी लोग जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस को यूज कर रहे हैं वो एक ही तरीके से डिस्क्लोजर दें ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना बहुत ईजी हो जाए। ओके, तो अब हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम देख रहे हैं दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का नाम है नेट प्रॉफिट और लॉस इन द पीरियड, प्रायर पेड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर मेनली जो चीज हम बैंक के रिलेटेड पढ़ने वाले हैं दैट इज प्रायर पेड आइटम्स। प्रायर पेड आइटम्स आर दोज आइटम्स जो रिलेट तो पिछले साल से करती हैं लेकिन हम उनको रिकॉर्ड करंट ईयर में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ एक्सपेंस हुआ था पिछले साल के अंदर बट हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, बट हम उसको पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिपोर्ट करना भूल गए, ये ओमिट हो गया किसी भी तरीके से, किसी भी रीजन से, बिल इनवॉइस नहीं था, पता नहीं था, कुछ भी रीजन हो सकता है। उसको जब हम अगले साल में बुक करेंगे दैट विल बी नोन एज प्रायर पेड आइटम्स। उसकी काउंटिंग किस तरीके से करनी है, उसका डिस्क्लोजर कहां देना है, दैट विल बी डील्ड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। उसके अलावा जो अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है उसका डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी जो हम कर रहे हैं उसका डिस्क्लोजर दिया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर। अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर कोई चेंज होता है तो उसका डिस्क्लोजर कहां दिया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो अगला स्टैंडर्ड आता है दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को शॉर्ट में एएस बोलते हैं, तो हम यही रेफर करने वाले आगे। एएस 9 इज बेसिकली कि कभी भी अगर बैंक को रेवेन्यू होता है तो किस टाइम पे माना जाए कि वो रेवेन्यू हमारा हो चुका है, उसको किस किस टाइम पे रिकॉर्ड किया जाए। अगर तो वो उस टाइम पे रिकॉर्ड कर सकते हैं तो उसको रेवेन्यू कैटेगराइज कर दिया जाएगा, अगर नहीं कर सकते तो रेवेन्यू को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। इसकी जो सबसे मेन कंडीशन होती है रेवेन्यू रिकॉग्निशन की, रेवेन्यू तब रिकॉर्ड किया जाता है जब प्रॉपर सर्टेनिटी होती है कि हमें रेवेन्यू आने ही वाला है। तो अगर हमें इस चीज को भी अपनी नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर डिस्क्लोज करना है। एएस 1 के अंदर क्या होता है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज होते हैं, उसके अंदर हम बताते हैं कि हम एएस 9 के अंदर जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो किन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं एएस 15। AS 15 is employee benefits. Employee benefits is about all the remuneration and all the benefit that were given to employees. उसके अंदर किस किस तरीके से डिस्क्लोजर देना है वो कौन हमें बताता है, AS 15। उसके बाद हम अगला स्टैंडर्ड देख रहे हैं दैट इज AS 17। AS 17 इज सेगमेंट रिपोर्टिंग। AS 17 क्या कहता है, आप अपनी पूरी कंपनी की, पूरी एंटिटी की जो रिपोर्टिंग है वो तो करने ही वाले हो, उसको इजी करने के लिए उसको ब्रेक डाउन कर दो। ब्रेक डाउन किसमें कर दो, सेगमेंट्स में। सेगमेंट्स किस किस तरीके के रिपोर्टिंग हो सकते हैं, हम बैंक के रेफरेंस में पढ़ते हैं। बैंक के रेफरेंस में दो सेगमेंट में प्राइमरली डिवाइड करते हैं हम, दैट फर्स्ट वन इज बिजनेस सेगमेंट, सेकंड इज जियोग्राफिकल सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट एंड जियोग्राफिकल सेगमेंट। बैंकिंग बिजनेस सेगमेंट होता है, उसके अंदर मेनली क्या आता है कि बैंक किन 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 बिजनेसेस में डील करता है। उसके अंदर हो सकता है ट्रेजरी बिजनेस हो, कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग हो, रिटेल बैंकिंग हो, या कोई और बैंकिंग ऑपरेशंस हो, ठीक है। एंड जियोग्राफिकल सेगमेंट बेसिकली होता है कि ज्योग्राफी की बेसिस पे डिवाइड करना। उसके अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं डोमेस्टिक सेगमेंट्स एंड इंटरनेशनल सेगमेंट्स। तो इन सेगमेंट्स की रिपोर्टिंग अलग अलग तरीके से करना, इकट्ठी तो होगी ही होगी, अलग अलग करके भी दिखाना ताकि ईच सेगमेंट को इजिली समझा जा सके। फॉर एग्जांपल लाइक मैं जियोग्राफिक सेगमेंट की एग्जांपल लेता हूँ। जियोग्राफी मैंने दो अपने सेगमेंट बांटे, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। मैंने डोमेस्टिक की रिपोर्टिंग अलग से करी, इंटरनेशनल सेगमेंट की रिपोर्टिंग अलग से करी। अब मेरे लिए ये समझना इजी हो जाएगा कि जो मेरा सेगमेंट है वो कौन सा सेगमेंट मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। क्या मैं डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूँ या क्या इंटरनेशनल सेगमेंट में प्रॉफिट कमा रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि हर बैंक के जो सेगमेंट्स हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। सो हर बैंक अपने अलग मेथड्स यूज कर सकता है ताकि जो अपने खर्चे हैं वो अलग अलग सेगमेंट में एलोकेट कर सके, अलग अलग सेगमेंट्स में बांट सके। बैंक अपना तरीका अडॉप्ट कर सकता है क्योंकि हर बैंक का जो सिस्टम है वो अलग है, हर बैंक के ऑपरेशंस अलग होते हैं। उसके अलावा हमारे पास अगला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकल के आता है दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। अकाउंट AS 18 क्या कहता है कि अगर हमारी किसी भी रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो उन्हें अलग से डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है। इसका रीजन क्या होता है कि अलग से डिस्क्लोज क्यों किया जाता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स को? रिलेटेड पार्टीज बेसिकली कि जिनमें कोई भी किसी भी तरीके का रिश्ता निकलता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी और जो उसके डायरेक्टर्स होते हैं वो रिलेटेड पार्टीज होती हैं, ठीक है। तो देर आर चांसेस कि कंपनी अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो वो अगर मार्केट के अंदर सर्विस प्रोवाइड कर रही है लेट्स से फॉर 100 रुपीज फॉर अ सर्विस, तो हो सकता है वो डायरेक्टर को 80 रुपीज में दे रही हो।
उस चीज का डिस्क्लोजर करना बहुत जरूरी है, ताकि जो शेयर होल्डर्स उन्हें पता लग सके कि क्या जो सर्विस है वो एक्चुअल सही रेट पे दी गई है नहीं दी गई। तो सेम बैंकिंग के केस के अंदर AS18 बताता है कि किन किन रिलेटेड पार्टी के क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने। सबसे पहले हम कुछ रिलेटेड पार्टीज देख लेते हैं। कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी कौन कौन हो सकते हैं? होल टाइम डायरेक्टर्स, CEOs, चाहे वो इंडियन ब्रांच के हो, फॉरेन ब्रांच के हो, इंप्लॉइज एक्सेट्रा। उनके अंदर हमें डिस्क्लोजर किस किस का देना है? बोरोइंग्स, डिपॉजिट्स, प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, पूरी लिस्ट है। उसके बाद हमें बताना है कि पेरेंट कौन है, पेरेंट के साथ कितनी ट्रांजेक्शन, लाइक सब्सिडरी, एक क्या होता है होल्डिंग कंपनी होती है, वो आगे कुछ कंपनीज को ओन करती है, उनको सब्सिडरी कंपनीज बोला जाता है। जो होल्डिंग कंपनी होती है हम उसको पेरेंट कंपनी भी बोल देते हैं। सो अगर सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो सब्सिडरी ये बताएगी कि मैंने अपने पेरेंट कंपनी के साथ कितनी ट्रांजेक्शंस करी हैं, इन सब जो लिस्ट दी गई है उसके अकॉर्डिंग। अगर एक पेरेंट की बन रही है तो वो बताएगी अपनी सब्सिडरी के साथ उसने कितनी ट्रांजेक्शन करी है। उसके अलावा पेरेंट सब्सिडरीज के अलावा होती है एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स। एसोसिएट्स आर बेसिकली दोस्त कंपनी जिसके अंदर 20% से ज्यादा का वोटिंग शेयर होता है, तो उनके साथ कितनी डीलिंग हुई है उसका डिस्क्लोजर देना। जॉइंट वेंचर्स अगर हैं उनके साथ कितनी ट्रांजेक्शन उसकी डिस्क्लोजर देना। की मैनेजमेंट पर्सनल्स हैं उनके साथ जो ट्रांजेक्शन की गई है उसका डिस्क्लोजर अलग से देना। एंड जो ये की मैनेजमेंट पर्सनल्स हैं इनके जो रिलेटिव्स हैं अगर इनके साथ कोई ट्रांजेक्शन की गई है तो उसका डिस्क्लोजर देना। तो की मैनेजमेंट पर्सनल्स हमें अभी भी पढ़े कौन कौन हो सकते हैं? होल टाइम डायरेक्टर्स, बोर्ड, CEOs एंड CEOs ऑफ ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। ठीक है। सो बेसिकली अगर हम ब्रॉड वे में देखें तो रिलेटेड पार्टीज कौन कौन हुई? पेरेंट, सब्सिडरीज, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर्स, key management personals and key management personals के relatives. So this was all about AS18.